अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी है जिसका मुनाफा 46% की रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब जिस पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है और जिसकी तिजोरी पूरी तरह कैश से भरी है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन तो यही होगा कि शेयर बाजार में लोग ऐसी कंपनी के पीछे भाग रहे होंगे। मतलब इन्वेस्टर्स तो ऐसी बैलेंस शीट पर टूट पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी शेयर बाजार में इस कंपनी को इसके अपने सेक्टर के बाकी कंपनियों के मुकाबले लगभग कौड़ियों के भाव आका जा रहा है? अच्छा, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ ना, जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान जैसी कंपनियों का पीई रेशियो 50 से 90 के बीच झूल रहा है, वहीं इस शानदार ग्रोथ वाली कंपनी का पीई रेशियो महज 13.1 पर अटका हुआ है। सिर्फ 13.1? मतलब ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही सॉलिड स्रोत हैं, जैसे एमए कंपनी का हालिया स्क्रीनर डेटा, Q1 FY27 का परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड और 9 जुलाई 2026 को बीएसई में दाखिल की गई उनकी आधिकारिक रिपोर्ट्स। तो डेटा काफी फ्रेश है। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के कंट्री लिकर यानी देसी शराब बाजार की बेताज बादशाह GM ब्रूअरीज की। ओहो, GM ब्रूअरीज, ये एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है। हाँ, तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन चमकदार आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कि कैसे ये कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट कमा रही है और क्या उनका शराब के बिजनेस से निकलकर रियल एस्टेट जैसे रिस्की सेक्टर में उतरने का नया फैसला एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर खतरे की घंटी। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। अक्सर जब कोई कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है ना, तो हम सतह के नीचे हो रहे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। GM ब्रूअरीज का ये केस सिर्फ एक शराब कंपनी का एनालिसिस नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में कैपिटल एलोकेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मतलब कंपनी अपने कमाए हुए पैसे का भविष्य में कैसे इस्तेमाल करती है, ये उस बारे में है। चलिए, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के मौजूदा बिजनेस, जिसे हम उनका कैश काउ कह सकते हैं, उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, पहले कोर इंजन को समझना जरूरी है। अगर हम Q1 FY27 के स्कोर कार्ड को देखें तो ये लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। उनका रेवेन्यू 26% बढ़कर लगभग 802.9 करोड़ रुपए हो गया है। 26% का जंप बहुत बड़ा होता है। और मुनाफे की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS दोनों में 46% का भारी उछाल आया है। EPS सीधे 11.32 रुपए से छलांग लगाकर 16.52 रुपए पर पहुंच गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार जंप है। हाँ, और इसी वजह से स्कोर कार्ड में कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और बैलेंस शीट क्वालिटी के लिए पूरे 5 स्टार मिले हैं। ओवरऑल रेटिंग 10 में से 9.0 है। देखो, ये जो 46% की प्रॉफिट ग्रोथ है ना, ये कोई हवा में नहीं हुई है। फाइनेंस की दुनिया में हम इसे ऑपरेटिंग लेवरेज का बेहतरीन उदाहरण कहते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज, क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब किसी कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़े लेकिन मुनाफा 46% उछल जाए, तो इसका मतलब है कि कंपनी का बुनियादी ढांचा पहले से तैयार है। मतलब उन्हें नई सेल्स के लिए कोई नया बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ा। एकदम सही पकड़ा आपने। एक ब्रूअरी या डिस्टिलरी में सबसे बड़ा खर्चा फिक्स्ड एसेट्स का होता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें, फर्मेंटेशन टैंक, बॉटलिंग प्लांट। GM ब्रूअरीज के ये सारे प्लांट पहले से लगे हुए हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट है। अब अगर बाजार में मांग बढ़ती है और उन्हें 20% ज्यादा बोतलें बनानी है, तो उन्हें रातों रात कोई नई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती। अच्छा, वो उसी मौजूदा फैक्ट्री में शिफ्ट बढ़ाकर काम कर लेते हैं। से एक हवाई जहाज है जिसमें 100 सीटें हैं। अगर वो 50 यात्रियों के साथ उड़ान भरता है तो एयरलाइन का ईंधन और क्रू का खर्चा तो उतना ही आना है। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और अगर वो 20 एक्स्ट्रा यात्रियों को टिकट बेच दे तो उन 20 टिकटों का लगभग सारा पैसा सीधे एयरलाइन के मुनाफे में जुड़ जाएगा, क्योंकि उड़ाने का फिक्स खर्च तो पहले ही निकल चुका था। एकदम सही। और GM ब्रूअरीज के केस में एक और बहुत बड़ी ताकत है जो इस मुनाफे को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाती है। वो क्या है? वो है उनका लगभग डेप्ट फ्री होना, मतलब उन पर कोई कर्ज नहीं है। अरे हाँ, रिपोर्ट में भी है। उनकी फाइनेंस कॉस्ट मात्र 0.37 करोड़ रुपए है। सोचिए, 800 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए ये खर्च 0 के बराबर है। जब कंपनी पर भारी भरकम ब्याज चुकाने का दबाव नहीं होता ना,
तो बाजार की कोई भी मंदी उन्हें रातों रात दिवालिया नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये 46% की ईपीएस ग्रोथ लंबी अवधि में शेयरधारकों के लिए बहुत सॉलिड मानी जा रही है। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का बहुत मजबूत सिग्नल है। लेकिन यहाँ आकर ना मेरे दिमाग में वो सबसे बड़ा सवाल फिर से आ जाता है, पी रेशियो वाला। हाँ, अगर ग्रोथ इतनी शानदार है, बैलेंस शीट पर कोई कर्ज नहीं है, ईपीएस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है, तो फिर बाजार इस कंपनी को इतनी कम वैल्यूएशन क्यों दे रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब 13.1 का पीई रेशियो देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बाजार को इस कंपनी के भविष्य पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। क्या बाजार को किसी ऐसे जोखिम का अंदेशा है जो इन 5 स्टार्स की चमक में कहीं छुप गया है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार कभी भी आज के मुनाफे पर पैसे नहीं लगाता। वो हमेशा कल के जोखिमों का मूल्यांकन करता है। मतलब बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। पीछे कुछ बहुत ही स्पष्ट येलो फ्लैग्स दिखाई देते हैं। येलो फ्लैग्स मतलब चेतावनी के संकेत? कौन से? सबसे पहला संकेत है मार्जिन पर बढ़ता हुआ दबाव। मार्जिन पर दबाव। लेकिन अभी तो हमने बात की कि मुनाफा 46% बढ़ा है, फिर दबाव कहाँ से आ गया? मुनाफा बढ़ा है, लेकिन हमें खर्चों की रफ्तार को देखना होगा। Q1 FY27 के डेटा के अनुसार कंपनी के अन्य खर्चे 8.7 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 13.8 करोड़ रुपए हो गए हैं। ओहो, ये तो काफी तेज उछाल है। हाँ, और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसे हम ओपीएम कहते हैं, वो फिलहाल 23% पर आ गया है। जबकि ऐतिहासिक तौर पर ये कंपनी 25 से 26% के मार्जिन पर काम करती आई है, राइट? एकदम सही। स्कोर कार्ड में प्रॉफिट मार्जिन क्वालिटी को 5 के बजाय जो 4 स्टार मिले हैं ना, वो इसी सिकुड़ते मार्जिन की वजह से है। लेकिन मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी। अगर कंपनी तेजी से बढ़ रही है, रेवेन्यू 26% ऊपर है, तो लॉजिस्टिक्स या पैकेजिंग के खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना? क्या ये वाकई में इतनी बड़ी चिंता का विषय है? देखिए, खर्चे बढ़ना अपने आप में कोई बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि क्या कंपनी उन बढ़ते खर्चों का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है। मतलब क्या उनके पास प्राइसिंग पावर है? बिल्कुल। शराब उद्योग भारी टैक्सेशन वाला उद्योग है। सरकारें आए दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती हैं। अगर खर्चे इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 25% के मार्जिन को भविष्य में बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। और यहीं से दूसरा सबसे बड़ा जोखिम उभर कर आता है, जो इस कम वैल्यूएशन का असली कारण है। और वो क्या है? सिंगल सेगमेंट और सिंगल स्टेट पर निर्भरता। ओहो, मतलब कंपनी का पूरा दाव सिर्फ एक ही प्रोडक्ट और एक ही जगह पर लगा हुआ है। जी हाँ, जीएम ब्रूअरीज का 100% रेवेन्यू सिर्फ कंट्री लिकर यानी देसी शराब से आता है, और वो भी पूरी तरह से महाराष्ट्र बाजार से, विशेष रूप से मुंबई, ठाणे और पालघर से। ये तो बहुत ही डरावना परिदृश्य है। इसका मतलब है कि अगर कल को महाराष्ट्र सरकार राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दे या एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दे कि आम आदमी उसे खरीद ही ना पाए, तो इस कंपनी का रेवेन्यू लिटरली रातों रात शून्य हो सकता है। बाप रे, उनके पास गोवा या कर्नाटक जैसे किसी और राज्य का कोई बैकअप नहीं है? बिल्कुल नहीं, और ना ही उनके पास प्रीमियम विस्की या बियर का कोई दूसरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिससे वो नुकसान की भरपाई कर सके। अब मुझे समझ आ रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसी कंपनी को हाई वैल्यूएशन क्यों नहीं देगा। डाइवर्सिफिकेशन की कमी ही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे बाजार डरा हुआ है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो शायद कंपनी का मैनेजमेंट भी इस सिंगल बिजनेस के जोखिम को समझ रहा था, और इसीलिए उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट रणनीति में एक बहुत चौंकाने वाला बदलाव किया है। हाँ, जो कि आज की चर्चा का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब अपने इस जोखिम को कम करने के लिए, या कह लें कि अपनी तिजोरी में पड़े इस भारी कैश का इस्तेमाल करने के लिए, उन्होंने एक होली ओन्ड सब्सिडियरी बनाई है, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। और वो भी किस सेक्टर में? रियल एस्टेट में। ये सुनकर तो मैं भी हैरान रह गई थी। मतलब एक शराब बनाने वाली कंपनी अचानक से कंस्ट्रक्शन में उतर रही है। और फाइनेंस की दुनिया में ना, ये कदम एक बहुत बड़ी बहस का विषय बन गया है। होना ही चाहिए। मेरा मतलब है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मास्टर शेफ जो दुनिया की बेहतरीन बिरयानी बनाता हो, वो अचानक से एक दिन अपनी रसोई बंद करे और कहे कि अब मैं ईंट और सीमेंट का व्यापार करूंगा। हाँ, काफी दिलचस्प एनालॉजी है। मतलब क्या ये मैनेजमेंट का ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर वो शराब बेच सकते हैं तो वो इमारतें भी खड़ी कर सकते हैं? देखिए, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बहुत रिस्की जरूर है।
हमें शराब और रियल एस्टेट के बुनियादी ढांचे के फर्क को समझना होगा। दोनों तो बिल्कुल विपरीत छोर पे खड़े हैं ना। बिल्कुल। शराब का व्यवसाय एफएमसीजी की तरह काम करता है। ये एक कैश रिच व्यवसाय है। मतलब पैसे का चक्र बहुत तेजी से घूमता है। हाँ, आपने माल खरीदा, शराब बनाई, बेची और कुछ ही दिनों में नकद पैसा आपकी बैलेंस शीट में वापस आ गया। और इसी कैश फ्लो की वजह से कंपनी आज कर्ज मुक्त खड़ी है। एकदम सही। लेकिन रियल एस्टेट इसके बिल्कुल उलट है। ये बहुत अधिक कैपिटल इंटेंसिव उद्योग है। वहाँ पैसा हफ्तों में नहीं, सालों तक फंसा रहता है। बिल्कुल। पहले आप करोड़ों रुपए लगाकर जमीन खरीदते हैं, फिर सरकारी अप्रूवल लेने में महीनों लग जाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में सालों लगते हैं, और जब तक सारे फ्लैट बेच नहीं जाते, पैसा वापस नहीं आता। इसका मतलब है कि ये कदम कंपनी को एक सुरक्षित शराब निर्माता से एक विविध व्यापारिक इकाई में बदल रहा है। हाँ, और जो कंजर्वेटिव निवेशक इस कंपनी में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि ये एक स्टेबल बिजनेस है जो अच्छा डिविडेंड दे सकता है। ये नया कदम उनके रिस्क प्रोफाइल को पूरी तरह से पलट देता है। लेकिन अगर हम 9 जुलाई 2026 की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। कौन सा? इस नई रियल एस्टेट सब्सिडियरी में फिलहाल केवल 1 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी का निवेश किया गया है और 30 जून 2026 तक इसमें कोई भी ऑपरेशंस शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, ये सच है। तो क्या हम खामखा राई का पहाड़ नहीं बना रहे हैं? चूंकि अभी सिर्फ 1 लाख रुपए लगे हैं, तो क्या नए और कंजर्वेटिव निवेशकों को इस नई कंपनी को फिलहाल एक फ्री लॉटरी टिकट की तरह नहीं मानना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? आखिर उनका शराब का बिजनेस तो 46% की ईपीएस ग्रोथ दे ही रहा है। देखिए, कोई भी कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए एक पूरी नई लीगल एंटिटी नहीं बनाती। ये 1 लाख रुपए सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए एक टोकन अमाउंट है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। ये एक स्पष्ट संकेत है कि बोर्डरूम में रणनीति बदल चुकी है। आज ये 1 लाख है, लेकिन कल जब ये नई कंपनी मुंबई में 100 करोड़ की जमीन खरीदेगी, तब वो पैसा कहां से आएगा? जाहिर है वो पैसा शराब के बिजनेस के मुनाफे से ही निकाला जाएगा। एग्जैक्टली। और तब उस शराब बिजनेस का मार्जिन और कैश फ्लो दोनों प्रभावित होंगे। तो फिर इन सारे आंकड़ों और इन नई रणनीतियों का असल मतलब क्या निकाला जाए, विशेष रूप से उन नए और रिटेल निवेशकों के लिए जो इस 13.1p वाली कंपनी को एक सस्ते अवसर के रूप में देख रहे हैं? उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। स्कोर कार्ड का अंतिम फैसला बाय या एक्यूमुलेट का है, लेकिन उन्होंने ग्रोथ विजिबिलिटी को केवल मॉडरेट रेटिंग दी है। हाँ, और इसका कारण यही अनिश्चितता है। और डिविडेंड यील्ड भी तो केवल 0.93% है। यही वजह है कि किसी भी रिटेल निवेशक को बिना एक ठोस चेकलिस्ट के इसमें लंबी अवधि का दांव नहीं लगाना चाहिए। पहला बिंदु है मार्जिन की निगरानी। मतलब आने वाले क्वार्टर्स में अन्य खर्चों पर नजर रखना। बिल्कुल। क्या कंपनी अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगा पा रही है? अगर खर्चे बढ़ते रहे और ओपीएम 23% से भी नीचे खिसकने लगा, तो ये 46% की प्रॉफिट ग्रोथ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये बहुत अहम पॉइंट है। और दूसरा बिंदु? दूसरा बिंदु है रियल एस्टेट के माइलस्टोन्स को ट्रैक करना। निवेशकों को यह देखना होगा कि 1 लाख रुपए का निवेश कब असल पूंजी में बदलता है। मतलब जब कंपनी जमीन खरीदेगी या प्रोजेक्ट शुरू करेगी। हाँ, जिस दिन मैनेजमेंट ऐसी कोई घोषणा करे, उस दिन से निवेशकों को अपने रिस्क का दोबारा इवैल्यूएशन करना होगा, क्योंकि तब उसका सीधा असर बैलेंस शीट पर पड़ेगा। समझ गए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु? तीसरा बिंदु है कंपनी के सबसे बड़े रक्षा कवच, यानी उनके कर्ज मुक्त दर्जे की ट्रैकिंग। क्या रियल एस्टेट के लिए कंपनी भविष्य में कर्ज लेगी? यही सवाल है। अगर कंपनी बिना कोई कर्ज लिए सिर्फ अपने कैश के दम पर ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पूरे कर लेती है, तो ये लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के लिए बेहतरीन होगा। लेकिन अगर उन्होंने इसके लिए बैंकों से भारी कर्ज लेना शुरू कर दिया, तो वो शून्य फाइनेंस कॉस्ट वाला जो 5 स्टार तमगा है, वो खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। तब उनका रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा और वो एक आम रियल एस्टेट कंपनी की तरह संघर्ष करने लगेंगे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जीएम ब्रूअरीज सिर्फ एक 13.1 पीई वाली कोई साधारण और सस्ती कंपनी नहीं है जिसे आंख बंद करके खरीद लिया जाए। एकदम सही। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ उनका कोर इंजन है जो शानदार 26% रेवेन्यू ग्रोथ और 46% मुनाफा दे रहा है, और दूसरी तरफ बढ़ते खर्चों का दबाव और सिंगल स्टेट बिजनेस का जोखिम जो उन्हें रियल एस्टेट की तरफ धकेल रहा है। और यही ट्रांजिशन सबसे अहम है। रिटेल निवेशकों को समझना ही होगा कि वो सिर्फ शराब के बाजार पर दांव नहीं लगा रहे हैं, वो उस मैनेजमेंट पर दांव लगा रहे हैं जिससे अब रियल एस्टेट के मुश्किल मैदान में खुद को साबित करना है।
बिल्कुल, विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले मैं एक ऐसा थॉट आपके सामने रखना चाहूंगी जो शायद इस पूरी तस्वीर को देखने का नज़रिया ही बदल दे। अच्छा, बताइए। जरा सोचिए, महाराष्ट्र में शराब का व्यवसाय करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत रेगुलेशंस हैं। कदम कदम पर सरकारी नियंत्रण है, नए लाइसेंस लेना, भारी एक्साइज ड्यूटी संभालना, प्रशासन और राजनेताओं के साथ तालमेल बिठाना। जीएम ब्रूअरीज ये सब दशकों से बेहद सफलतापूर्वक कर रही है। हाँ, उनकी मोनोपोली है वहाँ। तो क्या ये संभव नहीं है कि स्थानीय प्रशासन की जटिलताओं को सुलझाने का उनका यही अनुभव मुंबई के मुश्किल और पेचीदा रियल एस्टेट बाजार में उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाए? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्योंकि रियल एस्टेट में भी तो सबसे बड़ी चुनौती लोकल अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना और लाल फीताशाही से निपटना ही होता है ना? सही बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को बाजार आज एक बड़ा जोखिम मानकर कंपनी को 13.1 के पीई पर धकेल रहा है, कल वही चीज उन्हें रियल एस्टेट का डार्क हॉर्स साबित कर दे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल एंगल है सोचने के लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर निवेशक को खुद गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। शुक्रिया।